हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएमई क्लासेज में। अपन बात करेंगे आज प्रश्नावली 1.2 की। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले अपन कुछ बेसिक के बारे में अध्ययन करेंगे। भाजकता के नियम। भाजकता के नियम इस प्रश्नावली में 1.2 में अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं के टुकड़े करेंगे। इसीलिए प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ भाजकता के नियम हैं उनको देखेंगे, क्योंकि कोई संख्या होती है जैसे 38, 224। अब इसका कैसे पता करें कि इसमें किसका भाग जा रहा जाएगा। इसके लिए अपन भाजकता के नियम पढ़ेंगे। जैसे इसमें लास्ट की संख्या अंक है 4, 4 में 2 का भाग जाता है। लास्ट की 2 अंक है 24, 24 में 4 का भाग जाता है। लास्ट की इसमें 3 संख्या है 824, तो इसमें 8 का भी भाग जाता है। ये थे कुछ भाजकता के नियम, इसको अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 2 का भाजकता का नियम, जो अपनी पहली कक्षा में बात की थी। 2 का भाजकता का नियम और 3 की भाजकता का नियम। दोबारा से देखते हैं 2 की भाजकता का नियम। 2 की भाजकता का नियम। दो की भाजकता का नियम क्या कहता है? जब किसी संख्या के अंतिम अंक जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0 जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 की भाजकता का नियम है जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम क्या था? 3 की भाजकता का नियम है किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे कोई संख्या है, यह है, इसके अंकों का योग कितना हो गया? 4, 5, 9, 7, 16। 16 में 3 का भाग नहीं जाता। अगर यहाँ कितना होता? 9 होता। 459। अब 459 में क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। 4, 5, 9, 9, 9, 18। 18 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये थी 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 4 की भाजकता का नियम। आगे बात करते हैं 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के अंत के 4 अंकों में यदि किसी संख्या के अंत के 4 अंकों में अंत के 2 अंकों में यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे उदाहरण है, ये कोई संख्या है, इस संख्या के अंतिम के 2 अंक देखेंगे। अंतिम के 2 अंक कितने हैं? 24। अब 24 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 की भाजकता का नियम है यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं 5 की भाजकता का नियम। 5 की भाजकता का नियम। 5 की भाजकता का नियम क्या कहता है? देखो, 5 की भाजकता का नियम है यदि किसी संख्या के अंतिम का अंक 0 यदि किसी संख्या के अंतिम का अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 5 की भाजकता का नियम है यदि किसी संख्या के अंतिम का अंक 0 या 5 हो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 7, 8, 5। इस संख्या का अंतिम अंक 5, इस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका अंतिम का अंक अगर 0 होता तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर अंतिम का अंक 2 होगा तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 5 की भाजकता का नियम यदि किसी संख्या के अंतिम का अंक 0, 5 हो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है।
अगली संख्या पांचवी, छह की भाजकता का नियम। छह की भाजकता का नियम। छह की भाजकता का नियम क्या कहता है? देखो, यदि किसी संख्या में, छह की भाजकता का नियम, यदि किसी संख्या में 2 और 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा, 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो इसको लिखता हूं, यदि किसी संख्या में 2 व 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या में 2 व 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 और 3 दोनों का जाना चाहिए तभी वह 6 से विभाजित होगी। जैसे यह है 7 6 4, इनका कितना हो गया? 11 7 17। 17 में 3 का नहीं जाता, यहां ले ले। अब इसमें भी 2 का नहीं जाता, दूसरा उदाहरण ले, 724, कितना हो गया? 11 13, 13 में नहीं जाता, 5 6 6 4 10, 10 और 9 19, इसमें भी नहीं जाता 3 का। दूसरा उदाहरण 19 4, ये कितना होगा? 6 10, 10 से 4 14, 14 21 22 23, इसमें 3 का नहीं जाता। दूसरी संख्या लेते हैं कोई, चौवन ले लिया। अब 54 अंकों का योग कितना है? अंकों का योग 9, अंतिम का अंक 4, 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 54 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 54 क्या है? 6 से विभाजित होगा। यदि किसी संख्या में 2 व 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। यदि 6 की भाजकता का नियम। अब बात करते हैं 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंतिम के 3 अंकों में, 4 की भाजकता का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता था। 8 की भाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम के 3 अंकों में, या अंतिम के 2 अंक थे या अंतिम के 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे यह है 73,784। अब 73,784 में क्या देखेंगे? अंतिम के 3 अंक 784, 784 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है क्या, ये देखेंगे। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। यदि 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम के 3 अंकों में, यदि किसी संख्या के अंतिम के 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब बात करते हैं हम 9 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता का नियम क्या है? इससे पहले अपन 3 की भाजकता का नियम दोबारा देखते हैं। 3 की भाजकता का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के अंतिम के 3, यदि किसी संख्या के अंकों का योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 9 की भाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 9 की भाजकता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी।
आगे बात करते हैं हम 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता का नियम। 10 की भाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अपन बात करते हैं 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है? 11 की भाजकता का नियम है, यदि किसी संख्या के समस्थान व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 तथा 11 से विभाजित कोई संख्या। 11 की भाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के सम स्थान व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो। जैसे यह है 1331। 1331 है। 1331 में ये क्या है? सम स्थान। ये दो सम स्थान मान लेंगे, इन दोनों सम स्थान मान लेंगे, इन दोनों को विषम स्थान मान लेंगे। सम स्थान कितने हो गए? 1 और 3। 1 और 3 कितने हो गए? 4। 3 रे कितने हो गए? 4। दोनों को अंकों का योग कर लिया, 4 4 आ गए। 4 में से 4 घटाया, कितना आया? 0। यानी 1331 किससे विभाजित होगी? 11 से। यह था 11 की भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो, उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये थे कुछ भाजकता के नियम। अब बात करेंगे अपन भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। अपन ने पहले भी बात की थी भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होती है? पहले बात करते हैं भाज्य की। भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिसके गुणनखंड 1 से अधिक हो। जिस संख्या के गुणनखंड 1 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय हो, ये क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय हो, यानी 1 से अधिक हो या 2 से अधिक हो, अभाज्य गुणनखंड कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या 4, 6, 8 ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। 1 न भाज्य न अभाज्य, 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 के टुकड़े 2 ही होता है, 2 और 1 अभाज्य संख्या। बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या जिस संख्या में अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 1 और केवल स्वयं का भाग जाता है। जिस संख्या में 1 व स्वयं का ही भाग जाए वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या है। जिस संख्या में 1 व स्वयं का ही भाग जाए, जिसके अभाज्य गुणनखंड 1 से अधिक न हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 29, 31, ऐसे आगे आगे चलती रहती है। 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती है। भाज्य संख्या जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय हो, जैसे 4, 6, 8, जिस संख्या में एक व स्वयं का ही भाग जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करेंगे हम प्रश्न 1 की। अपनी बुक 1.2 का प्रश्न 1, बुक 1 का प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को, पहला प्रश्न, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याओं को, पहली संख्या है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े अपन ने पहले भी करना सीखा था। अब टुकड़े कैसे करेंगे ये देख। 140 है, 140 के टुकड़े कैसे करते हैं हम? 140 में किसका भाग जाएगा? जैसे बार बताया था दो की भाजकता का नियम। दो की भाजकता का नियम क्या था? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 2 से विभाजित कोई संख्या हो, 2, 4, 6, 8, इसमें 10 का भी भाग जाता है, 7 का भी जाता है, लेकिन सबसे छोटी संख्या लेंगे अपन सबसे पहले। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। अब 2 में 114 का भाग 70 बार। 70 में किसका भाग जाता है? 2 का। कितनी बार? 35 बार। अब 35 में किसका भाग जाता है? 5 का। कितनी बार? 7 बार। 7 से 7 एक बार। यह हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े। अब इनको कॉपी में कैसे लिखेंगे? कॉपी में लिखेंगे 140 के टुकड़े। 140 बराबर 2 की घात 2 कितने हैं? 2, यानी 2 की घात 2। 5 कितना है? 1, 5 की घात 1 गुणा 7 कितनी बार है? 1 बार, 7 की घात 1। यह हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल। यानी अपन 140 को इस रूप में लिख सकते हैं, 2 की घात 4। 2 का मतलब है 4, यानी 2 को 2 से गुणा 4। अभाज्य गुणनखंड विधि से 140 के टुकड़े 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अगला प्रश्न, अगले टुकड़े हैं अपने 156 के। 156 के टुकड़े भी वैसे ही 156 2 बार। कितनी बार गया? या कितना है? 15। 15 में कितनी बार गया? 7, 14, 1, 8, 78। 78 में कितने का? 2 का। 3 कितना हुआ? 18, 9, ये कितना है? 39। 3 की भाजकता का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। अंक कितने हैं? 9 और 3। 9 और 3 कितना हो गया? 12। 12 में 3 का पूरा भाग जाता है, तो यहाँ कितने का भाग देंगे? 12 का। 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, यानी 13 में केवल 1 का भाग जाता है या 13 का भाग जाता है, तो यह 13 का 13 एक बार। 156 के टुकड़े के कितने हुए? 156 के टुकड़े हो गए 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। ये थे 156 के टुकड़े।
156 के टुकड़े। अब बात कर रहे हैं तीसरे पर्सन की। तीसरा पर्सन क्या है? 3825। तीसरा पर्सन है 3825। अब इसके टुकड़े कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे, भाजकता के नियम से किस संख्या का भाग जा रहा है। 2 का नहीं जा रहा, 3 का। 3 का देखते हैं, 8 2 10, 10 से 5 15, 15 3 18, यानी इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। सबसे पहले इसमें 3 का भाग देंगे। 38 225। 3 का भाग कितनी बार गया? एक बार। 8 में कितनी बार गया? 3 दूनी 6, 2 बार। कितना बचा? 2। 22 में कितनी बार गया? 7 तिया 21। कितना बचा? 1। कितना हुआ? 15। 15 में कितनी बार गया? 5 बार। अब ये भाग कैसे दिया ये देखते हैं पहले। कितना है? 3825। कितने का भाग देना है? 3 का। अब भाग कैसे देंगे इसमें? 3 का भाग 3 में एक बार गया। 3 का भाग 8 में कितनी बार गया? 3 दूनी 6, 2 बार गया। यह कितना बचा? 6 तक चला गया, 2 बच गए। यह कितना हो गया? 2। अब कितने बन गए यहाँ? 22। अब 22 में 3 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा? 21 तक जाएगा। 3 सत्ते 21, 7 बार। यह कितने बच गए? 1। अब कितने हो गए यहाँ? 15। 3 का भाग 15 में कितनी बार गया? 3 पंजो 15, यानी 1275। ये अपन डायरेक्ट भाग दे सकते हैं ऐसे। अब इसमें किसका भाग जाएगा ये देखेंगे। 7 3 10, 10 से 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। 12 में कितनी बार जाता है? 4 बार। 3 दूनी 6, 2, 1 बच गया। कितना हो गया? 3 पंजो 15। अब कितना हो गया यहाँ? 5 4 9 1 11। अब इसमें किसका भाग जाएगा? सम स्थान। सम स्थान कितने? 4 5 9, 9 में से 2 गया, 7 यानी 11 का नहीं जाता। इसमें 3 का भी नहीं जाता। 5 का देंगे। कितनी बार गया? 5 अंटे 40, 8 5 25, 85 बार गया 5 का। 85 में किसका जाएगा? 13, यानी इसमें भी 5 का ही जाएगा। 5 से क्या? 5। कितना बच गया? 3। 5 संते 35। 17 में 17 का ही भाग जाता है केवल, इसके अलावा किसी का नहीं जाता। 17 1। ये हो गए 3825, यानी 3825 के टुकड़े कितने हुए? 3 स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17 का स्क्वायर 1। ये हो गए 3825 के टुकड़े। 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9, 5 का स्क्वायर यानी 25 गुणा 17। अब इनके टुकड़े भी हो सकते हैं। 3 के कितने हो गए? 3 गुणा 3 25 के टुकड़े। 5 गुणा 5 गुणा 17 कोई टुकड़े नहीं। ये वाला ही दोबारा आ गया। ये थी वर्ग के आधार पर। अपन बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा है 5505। 5005 सॉरी 5005। अब इसमें किसका भाग जाएगा? पांच हजार 5 में भाग देते हैं। पहले किसका जाएगा? 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। पहले 5 का देंगे। कितनी बार गया? 1 0 0 1, यानी अब किसका जाएगा इसमें? अब जाएगा इसमें भाग 7 का। 7 का भाग देंगे। 7 से कम 10 में 7 का भाग एक बार। कितना बचा? 3 3, या कितने हो गए? 30। 30 में भाग 7 चौका 28। कितना बचा? 2, या कितना हो गया? 21। 21 में 7 का भाग 3 बार। अब कितना होगा? 143। 143 में कितने का भाग जाएगा? 143 है। अब
अब इसमें देखेंगे 1 और 3 कितने हो गए 4, बीच में कितना है 4, यानी सम स्थान और विषम स्थान, अंतर कितने का 0। 11 की भाजकता का नियम क्या था, यदि किसी संख्या के अंकों के योग का अंतर 0, 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 143 में अब 11 का भाग जाता है, 11 एकम 11, कितना बच गया 3, 11 3 33, 13 बार 11 को गुणा किया 143। अब 13 में 13 का भाग ही जाता है, 13 एक अभाज्य संख्या है। 5505 5005 के गुणनखंड क्या हुए 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 1 गुणा 13 की घात 1, ये हो गए 5005 के टुकड़े। अब बात करेंगे अपन सात हजार चार सौ उनतीस की। पांचवा है 7429। 7429 के टुकड़े भी ऐसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े। इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। 7429। अब अंतिम का कितना है 9, 9 में 2 का भाग नहीं जाता, अंकों का योग करते हैं 7 2 9 9 9 18 18 2 22, 22 में भी 3 का भाग नहीं जाता, इसमें भाग जाएगा केवल 17 का, इसमें भाग जाएगा केवल 17 का, 17 का भाग जाएगा। 17 का भाग कितनी बार चला गया इसमें 17 17 चौक 68, कितना बचा 6 बच गया। 17 3 51, 17 3 51, अब कितना बच गया यहाँ 62 था, 62 में से 51 गया, कितना बचा 11। 17 का 119 में कितनी बार गया 17 119। 17 का भाग देखो यहाँ दोबारा देते हैं 64 29, इसका भाग किस में देंगे 17 का भाग कैसे देंगे, पहले 17 का भाग 7 में नहीं जाता, दोनों अंक लेंगे 74 हो गए। 74 में 17 का भाग कितनी बार 17 चौक 68, कितने तक चला गया 68 तक। 68 में से 74 गए, कितने बचे 6, यहाँ कितने हो गए अगला अंक लेके 62, 62 में 17 का भाग कितना बार गया 17 3 51, 3 बार 51 में घट रहे, कितने बच गए 11, यहाँ कितने हो गए 119। अब 17 में 119 का भाग 17 संते 119, यानी कितना हो गया 437। अब 437 में किसका भाग जाएगा 437 में केवल 19 का भाग जाएगा। इसमें कितनी बार गया 19 दूनों 38, 38 कितना हो गया 5 बच गया, 19 थी 57। अब 23 में केवल 23 का भाग एक बार, इसके टुकड़े कितने हो गए 7 4 2 9 के 17 की घात 1 गुणा 19 की घात 1 गुणा 23 की घात 1, ये हो गई 7429 के टुकड़े। अब अपन बात करते हैं दूसरे पर्सन की। यह था अपना पहला पर्सन अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े करवा रहा था। अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या के गुणनफल के रूप में लिखवाया था अपने को। दूसरा पर्सन है पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। दूसरे प्रश्न को हल करने से पहले अपन बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। ये अपने पहले भी की थी, पहला वीडियो में अपन ने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात की थी। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होते दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन। जैसे 18 और 12 है, इसका सबसे बड़ा कॉमन क्या ले सकते हैं अपन 6 का भाग कितनी बार गया 6 18, 6 दूनी 12, यानी ये सबसे बड़ा कॉमन था।
18 और 12 का सबसे बड़ा कॉमन ही एलसीएम कहलाता है। एलसीएम क्या होता है, यानी दी गई संख्याएं, कोई दो संख्या दी, कितनी भी संख्या दे वो उससे विभाजित हो जाए, दी गई संख्याएं विभाजित हो जाए किसी संख्या से। एचसीएफ कॉमन एलसीएम जिसे दी गई कोई संख्या हो, जैसे यह है 18 और 12। अब इनका एचसीएफ तो कितना लिया था अपन ने, 6। कैसे, ये 6 इन दोनों को विभाजित कर रहा था। एलसीएम में क्या लेंगे, एलसीएम यानी एक ऐसी संख्या, इन दोनों में ऐसी बड़ी संख्या, इन दोनों का एलसीएम जैसे 36 है, ये दोनों संख्या इससे विभाजित हो जाए वह एलसीएम कहलाते हैं। दी गई संख्या उससे विभाजित हो गई, विभाजित हो जाए वो एलसीएम। दी गई संख्या का वह छोटा से छोटी संख्या जो दोनों को विभाजित कर सके एलसीएम कहलाता है। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध क्या होता है ये देखेंगे। एक संबंध होता है एलसीएम और एचसीएफ की, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या का गुणनफल गुणा सेकंड संख्या का गुणनफल। यह था एक संबंध एचसीएफ एलसीएम का। इनके बीच का संबंध क्या है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या का गुणनफल गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल। क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। एचसीएफ गुणा एलसीएम गुणा फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यह है 1.2 के आगे के प्रश्न हल करने के लिए इंपॉर्टेंट एक लाइन है। यानी इसी आधारित पर दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न हल होंगे इसी आधारित पर। अपन बात करते हैं अब दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि इनकी जांच करना है, दोनों गुणनफलों के एचसीएफ और एलसीएम बराबर है नहीं। पहला है 26 91, पहला है 26 और 91। इन दोनों का सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों का अलग अलग टुकड़े। 26 में किसका भाग जाता है, 2 का। कितनी बार गया, 13 बार। 13 का 13 में 1 बार। अब बात करेंगे हमें 91 की। 91 में किसका भाग जाता है, 13 का। 93 7 7 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 26 के टुकड़े क्या हो गए, 2 गुणा 13। 91 के टुकड़े क्या हो गए, 13 गुणा 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 13। यानी एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ 13। अब बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालते हैं इन दोनों को। एलसीएम वैसे इस विधि से निकालते हैं अपन। 26 91, इसमें सबसे पहले 13 का भाग दे लेंगे। वैसे 2 का भी जा रहा है, 2 का दे लेते हैं। 2 का 13। 91 में नहीं जा रहा 2 का भाग, तो 91 को ऐसे कैसे लिख देंगे, 91। अब भाग देंगे 13 का 1 बार। 13 2 91। 7 का भाग 1 1। अब 13 को 7 से गुणा करेंगे, 13 तो 91। 91 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 182।
अब इसे किए बिना ही इसके आधारित पर कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। 26 के कितने टुकड़े हुए? 2। 2 गुणा 13, एक टुकड़ा ये भी लिख सकते हैं अपन ये, लेकिन 2 टुकड़े हो गए, तीसरा टुकड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए 2 में ही काम चला जाएंगे। 2 गुणा 13, 91 कितना है? 13 गुणा 7। एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो टुकड़ा दोनों में कॉमन आ जाए उसे केवल एक बार लिखेंगे, जो टुकड़ा दोनों में कॉमन आ जाए उसे एक बार लिखेंगे, और जो अलग अलग है उसे बार बार लिखेंगे। जैसे 2 गुणा 13 दोनों में है, 13 को केवल एक बार लिखेंगे, आगे क्या है? गुणा 7, ये आ गया, यही यहाँ था, यही यहाँ ले लिया। यानी जो टुकड़ा दोनों में कॉमन आ जाए उसे केवल एक बार, और जो अलग अलग है उसे अलग अलग बार लिखेंगे। 13 को 7 से 91, 91 को 200, 182। यानी 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ कितना आया? 13 और 182। अब पर्सन क्या कह रहा था? दोनों की जांच करवाना था अपन से। जांच वो क्या था? सूत्र क्या था? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या सूत्र है पहली संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये अपना सूत्र था। इसी आधार पर पहली संख्या क्या थी? 26 गुणा दूसरी संख्या 91 बराबर एलसीएम कितना है? 182, एचसीएफ कितना है? 13। ये हो गए सूत्र के अनुसार लिख दिए। अब इनमें या तो इनको आप सही में काट दो या फिर इनको गुणा करके बराबर लिख दो, या तो इनको काट दो या इनको बराबर करके लिख दो। जैसे 26 को और 91 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 23 67, और इसको भी गुणा करेंगे कितना आएगा? 23 67। और अगर ये गुणा नहीं करते हैं, केवल जांच कर लेते हैं, वैसे कॉपी में अपन को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अतः दोनों पर्सन क्या था? अतः ये सिद्ध हुआ कि दोनों का गुणनफल एलसीएम और एलसीएफ बराबर है, लिख देंगे। अगर ऐसा नहीं करें तो 13 दूनी 26, 2 आ गया, 2 को 182 से काटा कितना आया? 9 91, ये कितना? 91, यहाँ कितना बचा? 91, यानी दोनों बराबर, ये भी दोनों बराबर हो गए। यानी पहला पर्सन सिद्ध हुआ कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। दूसरा उदाहरण की बात करते हैं, 510 और 92। दूसरा उदाहरण है 510 और 92। 510 और 92 के टुकड़े कैसे करेंगे? वही, वैसे कॉपी में से टुकड़े नहीं करेंगे अपन। 2 कितनी बार गया? 2 बार, कितना बचा? 1 5, कितना बचा? 5। अब इसमें किसका भाग जा रहा है? 3 का, 3 अंटे 24, 3 पंजो 15। अब कितने का भाग जाएगा? 5 का, कितनी बार गया? 5 एकम 5, कितना बचेगा? 5 संते 35, 17, 17 का भाग 1 बार। ये हो गए 510 के टुकड़े। अब टुकड़े करेंगे अपन किसके? 92 के। कितना हो गया? 2 का देंगे 8 4 6, 2 का देंगे 2 3, 23 में 23 का 1 बार। अब इनका एचसीएफ क्या आएगा? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 23 है। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ 2। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम
जो दोनों में सेम आ रहा है उसको केवल एक बार लिखेंगे। इन दोनों में सेम क्या आ रहा है, केवल 2, इसको केवल एक बार लिखेंगे। अब इसमें क्या है, 3 3 3 इसमें नहीं है इसलिए लिखेंगे। 5 5 इसमें नहीं है, इसको भी लिखेंगे। इसमें 17 17 इसमें नहीं है, 17 को भी लिखेंगे। इसमें 2, अब इसमें 2 नहीं है, या तो बराबर एक बार आ गया, अब 2 इसमें अलग से आया है तो 2। 23 इसमें नहीं है, 23 को भी लिखेंगे। इनको आपस में गुना करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 23,460। एलसीएम कितना आएगा, 23,460। ये आप कॉपी में करके देख लेना कि इनका एलसीएम कितना आएगा, 23,460। कंडीशन क्या थी अपनी, पहली संख्या गुना पहली संख्या, अतः चूंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या कितनी है, 510, दूसरी संख्या कितनी है, 92, बराबर एलसीएम कितना 2, एलसीएम कितना 23,460। 23,460। अब इनको गुणा करेंगे, 23,460 को 2 से गुणा कैसे करेंगे, 0 का 0, 6 6 दूनी 12, 4 दूना 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 2 4, कितना हो गया 46,920। कितना हो गया 46,920। इसको भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 46,920, यानी ये दोनों बराबर हो गए। अतः सिद्ध है कि एलसीएम गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एलसीएम है। अब बात करेंगे अपन तीसरे पर्सन की। तीसरा उदाहरण है 336 और 54। 336 और 54, इसका अब इसको कैसे करेंगे, वो अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े। 336 के टुकड़े कितने होंगे, 336 और 54 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ इनका 36 और 54 का एचसीएफ होगा। वो एचसीएफ निकालने की वही विधि, 336 कितने का भाग जाएगा 2 का, एक बार कितना बचा 13, 13 में 6 कितना हुआ 16, 16 का कितना हुआ 8, 2 का देंगे 8, 4 2 का देंगे 4, 2 2 का देंगे 2, 1 फिर कितने का जाएगा 3 का 7 बार, 7 का 1 बार। अब करेंगे अपन 54 के 2 कितनी बार गया 2 बार, 7 2 का नहीं जाएगा 3 का जाएगा कितनी बार 9 बार, 3 का कितनी बार गया 3 बार, 3 1। ये हो गए 336 और 54 के टुकड़े। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है 2 3, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ 2 गुणा 3 यानी 6। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो टुकड़ा सेम मिल गया उसे केवल एक बार। एलसीएम निकालने के लिए 2 2 2 यानी कितनी बार हो गया 1 2 3 4 बार, 2 की घात 4 गुणा 3 3, एक तो यह है 3, ये एक बार लिख गया
और 2 इसमें है, तो कितना हो गया 3 की घात 3 गुणा 7 सिंगल है। इनका कितना आ गया एलसीएम, इनका एलसीएम आ गया 3024, 3024 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब वो वही सूत्र अपना, पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एलसीएम पट संख्या कौन सी है अपनी 336 गुणा 54 बराबर एचसीएफ कितना है 6 गुणा एलसीएम 200 324, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18 144, इसको भी करेंगे 18 144, अतः ये दोनों बराबर है। तो ये क्या हुआ एलसीएम गुणा एलसीएम गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अतः यह सिद्ध करता है। इसमें मेन बात ही अभाज्य गुणनखंड विधि के टुकड़े करना, टुकड़े करके एलसीएम और एलसीएम निकालना, ये थी इनकी मेन बातें। और गुणा तो वैसे भी कर लेंगे, 36 और 54 को गुणा करके एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे तो बराबर करके वो लिख देंगे। अब बात करेंगे अपन तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी इसमें केवल अपन को बराबर नहीं करना, केवल एलसीएम और एचसीएफ ही ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि वो ही टुकड़े करके भाग देना। यानी इसमें पहला प्रश्न, पहला पॉइंट है 12 15 21, 12 15 और 21, इसके टुकड़े कैसे करेंगे अलग अलग करेंगे तीनों के। पहले 12 के करेंगे 2 का 6 बार, 2 का 3 3 एक बार। अब करेंगे 15 के, 15 में किसका भाग जाता है 3 का 5 बार, 5 का एक बार। अब करेंगे 18 21 के, 21 में 3 का 7 बार, 7 का एक बार। अब इनमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। इनमें कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, जैसे 12 के टुकड़े लिखेंगे, 12 के कितने टुकड़े हुए 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के कितने टुकड़े हुए 3 गुणा 5। 21 के कितने टुकड़े हुए 3 गुणा 7। जो हो गई अपनी तीनों संख्या के टुकड़े अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब इनमें पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इनमें कॉमन देखेंगे कौन सा अंक कॉमन है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 7 इसमें है, बाकी में नहीं है। तो कॉमन क्या आ रहा है केवल 3। तो एचसीएफ क्या हो गया अपना 3। अब बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए वही जैसे 3 कॉमन आ गया, 3 को केवल एक बार लिखेंगे, बाकी जो आ रहा है उसको ऐसे 2 कितनी बार है 2 बार, 2 की घात 2 गुणा 3 एक बार लिखना पड़ेगा गुणा, इसमें क्या 3 एक बार लिख लिए 5 गुणा 7। 3 नहीं लिखे क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है, सब में तो केवल एक ही बार लिखेंगे। अब इनको गुणा कर लेंगे। गुणा कैसे करेंगे 7 तिया 21, ये कितनी बार है इसका कितना है 4, 4 को इससे करेंगे 5 चौका 20, 21 और 20, 21 और 20 को गुणा कैसे करेंगे 21 का डबल कितना होता है 42, 42 के एक जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा 420। यानी 7 या 21, 21 ये कितना है यहाँ 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 5 चौका 20,
ये याद रखना, 2 और 5 मिलकर 0 बनाता है, 2 और 5 मिलकर 0 बनाता है। ये अपन आगे वाले प्रश्नों में हल करेंगे। 500 का 20, 7 या 21, 21 दोनों 42, कितना आ गया एलसीएम? 420। अपन ने यही पूछा था प्रश्न में कि एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम कितना आया? 3, एलसीएम कितना आया? 420। अब दूसरा ज्ञात करते हैं। दूसरा पॉइंट है 17, 23, 29। 17, 23, 29। 17, 23, 29। अब इनमें एक चीज खास बात है 17, 23 और 29 में, वो क्या है कि तीनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तीनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। इनमें केवल एक का भाग जाएगा या केवल स्वयं का भाग जाएगा, तो इनका अपन डायरेक्ट भी बता सकते हैं। इनका एचसीएफ कितना होगा? बिना टुकड़े के इनका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। इनका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? इन तीनों को आपस में गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम। एलसीएम में टुकड़े करेंगे तो टुकड़े भी यही आएंगे इसके, 17, 23 गुणा 29। इनके टुकड़ा करके इनको गुणा करा देंगे तो इनके एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा इनका 11, 33, 1। 11, 33, 9। इनका एलसीएम कितना आएगा? 11, 33, 9। 17, 23 और 29 को आपस में गुणा करा देंगे। 17, 23 और 29 को आपस में गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं में केवल एक का और स्वयं का भाग जाता है, तो इनमें एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया? 1। एलसीएम कितना आया? 11, 33, 9। तीसरे प्रश्न, तीसरे है 8, 9, 25। 8, 9 और 25 ये भाज्य संख्या है। इनके अलग अलग टुकड़े करेंगे। 8, 2 का भाग 4 बार, 2 कितनी बार? 2 बार, 2, 1। अगला टुकड़े 9 के 3, 3, 3, 1। 25 के 5, 5, 25, 5, 1। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इनमें कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है? इनमें कुछ नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया? 1। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें 3 है तो बाकी में नहीं है, इसमें 5 है तो बाकी में 5 नहीं है। तो इसका कॉमन क्या आ गया? इनका एचसीएफ कितना आ गया? 1। अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इनको आपस में गुणा करेंगे। 2 की घात 3 का मतलब है 8। 2 की घात नहीं है, या 3 की घात है। 3 की घात 2 का मतलब है 9। 5 की घात 2 का मतलब है 25। इनको आपस में गुणा करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 1800। यह था अपना तीसरा प्रश्न। अब बात करेंगे अपन चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ का ही है। चौथा प्रश्न से पहले वही बात, पहली संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसी आधारित पर चौथा प्रश्न होगा। चौथा प्रश्न, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन क्या है? एचसीएफ
LCM 306 657 बराबर 9। HCF कितना है इनका 9 दिया है, तो LCM 306 657 का ज्ञात कीजिए। ये अपना चौथा पर्सन क्या कह रहा है, पहली संख्या का HCF 306 और 657 का HCF कितना है 9 अपने पर्सन ने दिया है। इनका एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, वही अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े, लेकिन इसमें ऊपर एक लाइन लिखी हुई है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणनफल गुना दूसरी संख्या का गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। इसी आधारित पर अपन चौथा प्रश्न को हल करेंगे। यानी एचसीएफ कितना है इसका 9 प्रश्नानुसार एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम कितना मानेंगे इसमें x, एचसीएफ 9 एलसीएम x, सूत्र क्या है अपना एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम कितना है x, पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है 657। ये अपना हो गया ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इनमें क्या करेंगे, ये एक समीकरण बन गया। यहां देखो ये कितना है 9 गुणा x, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, वहां किसका चिन्ह होता है गुणा का, तो ये कितना मान लेंगे 9 गुणा x यानी 9x, 9x, x को यहां रहने देते हैं, ये 9 या किस में है गुणा में, तो गुणा की चीज क्या कहां चली जाएगी भाग में। यह देखो कोई चीज अगर गुणा में है, गुणा की चीज कहां चली जाएगी भाग में, और कोई चीज भाग में है, कोई संख्या भाग में है, वो कहां चली जाएगी गुणा में। इसी आधारित पर 9 या किस में है गुणा में, गुणा की चीज कहां चली जाएगी भाग में। 306 गुणा 657 बटा 9। अब 9 को इनसे काटेंगे, 9 का भाग इसमें 306 में देंगे, कितनी बार गया 9 3 27। इसे आगे यहां देख लेते हैं, 9 3 27 कितना हो गया, कितना बच गया 3 बच गया, 9 चौक 36 गुणा 657 बटा 9 तो कट ही गया, बटा चला गया, यह कितने के बराबर में है, यह है x के बराबर में, तो x बराबर कितना आ गया 657 को 34 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 33 8, यानी अपना एलसीएम कितना आया, एलसीएम 22
33 8। ये अपना एलसीएम है। एलसीएम कैसे निकाले? एलसीएम गुना एलसीएम, पहली संख्या का गुणनफल गुना दूसरी संख्या का गुणनफल। कोई चीज गुणा में है, कोई संख्या गुणा में है, वो भाग में चली जाएगी बराबर के उस तरफ जाके। बराबर एक जादुई चीज है। अगर कोई चीज इधर गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगी, अगर यहाँ भाग में है तो यहाँ गुणा में आ जाएगी बराबर के उस तरफ। एलसीएम हमने 9% ने दिया है। एलसीएम अपने x माना 9x 306 गुणा 657। 306 9 बटा में आ गया, 306 को इसको काटा कितना है 34। 34 को 657 में गुणा किया तो कितना है 22,338 अपना एलसीएम है। ये है चौथा पर्सन। अब बात करेंगे अपन पांचवें पर्सन की। पांचवा पर्सन क्या है? पांचवा पर्सन करने से पहले एक बेसिक चीज है कि कोई संख्या में जीरो कब बनता है, किसी गुणा करने पर जीरो कब आता है। 0, 2 और 5 जब 2 व 5 को गुणा किया जाता है तब जीरो का निर्माण होता है। जब 2 और 5 को गुणा किया जाता है तब जीरो बनता है। इसी आधारित पर अपन इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, प्रश्न 5वां हल करते हैं अपन। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक की संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है। अपन को यह जांच करते हैं कि कोई संख्या 6 है, वह 6 एक प्राकृत संख्या है, वह कभी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। अब यह प्रश्न ने अपन को 6 दिया है, अगर 12 दिया होता तो भी वैसे ही हल करेंगे। 8 दिया होगा तो भी वैसे ही हल करेंगे। 10 दिया होगा तो भी वैसे ही हल करेंगे। 18 दिया होगा तब भी वैसे ही हल करेंगे। प्रश्न यही आएगा, केवल संख्या बदल सकती है प्रश्न की। इससे कंफ्यूजन न हो, संख्या कोई सी भी हो, हल इसी तरह से करेंगे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर 0 पर समाप्त होती है। यानी कोई संख्या 6n 6 की घात n के रूप में है तो वह कभी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। इसे देखने से पहले एक कथन है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड टुकड़े 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में है तो संख्या 0 पर समाप्त होगी। यदि किसी संख्या में अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। हल करने से पहले यदि किसी संख्या को किसी
संख्या को जीरो किसी संख्या को जीरो पर समाप्त, यदि कोई संख्या यानी किसी संख्या को जीरो पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड टुकड़े 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के होने चाहिए। ये एक लाइन है। जीरो कब बनता है? जब 2 को 5 से गुणा करते हैं तभी जीरो का निर्माण होता है। जब 2 को 5 से गुणा करते हैं तभी जीरो का निर्माण होता है। जैसे अगर 20 को आप 4 से गुणा करेंगे तब भी जीरो का निर्माण होगा। लेकिन 20 एक अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। 20 के भी टुकड़े क्या होंगे? 5 चौका 20। 4 के टुकड़े क्या होंगे? 5 गुणा 2। अब यह क्या आएगा? 5 और 2, यानी जब जीरो का निर्माण होगा तो वो 5 और 2 से ही होगा। कभी भी जीरो का निर्माण होगा किसी भी संख्या से तो 5 और 2 ही होगी। उसके अलावा जीरो का निर्माण और कैसे नहीं होता है। उसके अभाज्य टुकड़े 2 और 5 की फॉर्म में ही होंगे। यानी किसी संख्या को जीरो पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड टुकड़े 2 की घात m यानी 2 की कितनी भी घात हो सकती है, 5 की कितनी भी घात के रूप में होना चाहिए। अब अपन प्रश्न में क्या है? अंक कितना है? 6 के टुकड़े कैसे करेंगे? यह हल है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन में ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद 6 के टुकड़े करेंगे। 6 का भाग 2 में 3, ये हो गए 6 के टुकड़े। 6 के टुकड़े के कितने हुए? 2 गुणा 3। 2 और 3 में 5 नहीं आ रहा है। 2 और 3 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 गायब है। 2 तो है, 5 गायब है। ये कभी भी, इसीलिए कभी भी हम कह सकते हैं कि 6 की घात n यानी 6 की कितनी भी बटा रूप हो वह जीरो पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। 6 के टुकड़े कितने हैं? 2 गुणा 3 यानी अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगा। 6 का गुणनखंड 2 की घात 2 गुणा 5 के रूप का प्राप्त नहीं होगा, अतः यह कभी भी जीरो के रूप में प्राप्त नहीं होगा। अतः हम लास्ट में लिखेंगे कि अतः 6 का गुणनखंड 6 का गुणनखंड अतः 6 का गुणनखंड कभी 2 गुणा 5 के रूप का नहीं होगा। इसी कारण प्रश्न को लिख देंगे। इसी कारण प्राकृत संख्या n के लिए प्राकृत संख्या संख्या 6n
6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। हम कॉपी में इसी को पूरा लिखेंगे, यानी सबसे पहले ये कारण है, फिर ये दर्शाएंगे 6 के टुकड़े, ये 6 के टुकड़े, फिर अतः 6 का गुणनखंड 2 की घात 5 के रूप में नहीं है, इसी कारण ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये थे 5% अपने अपन 6 और 7 की बाद में बात करेंगे।